जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस सेशन के अंदर। और आज आपको एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है आज हम कवर करने जा रहे हैं। और ये हमारा जो सीरीज है वो इंडियन पॉलिटी की है, और हमने आपके सामने जो है आज हमने प्रेजेंट करने का निर्णय लिया है। हम इंडियन पॉलिटी को जो है वन बाय वन करके पढ़ेंगे, और ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं। तो लक्ष्मीकांत ही हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं, और लक्ष्मीकांत एक डिटेल है जो हालांकि बीपीएससी वगैरह के लिए तो बहुत डिटेल दिया हुआ है। अब बस इसको जो है निचोड़ के एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद किसी भी आपको जो है अदर सोर्स को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी को बार बार आप रिपीट करिए, और यहाँ से जो है काफी आपका ज्यादा जो है वो क्लैरिटी जो है यहाँ से हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले मैं उसके बारे में अगर बात करूं तो हम लोग जो है कवर करने वाले हैं पहली बात की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब यह है कि हमारे देश में एक ऐसा भी समय था जहां पर कोई रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था। यहाँ पर घूस लेना जो है वो इलीगल नहीं हुआ करता था। अपना व्यापार करना जो अपना व्यापार करके और लोगों को लालच दे करके उनसे उपहार लेने पर जो है हमारे यहाँ कोई नियम नहीं था। तो ऐतिहासिक जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये रही है कि कैसे संविधान की जरूरत हमें महसूस हुई, और कब हमें महसूस हुआ कि हम लोग जो संविधान के प्रति एक हमारा जो संवेदना जागृत हुई, और वो जो जागृत हुई उसकी चर्चा जो है पूरी इतिहास की यानी कि कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा हुआ है। हमारे देश में भारत आए, अंग्रेज आए और 1773 से एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाए जो कि कंपनियों के रेगुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट था। और वहां से धीरे धीरे जो है एक एक करके सुधार शुरू हुआ, फिर नियम बने, कानून बने। क्योंकि उसके पहले जो है वो बहुत हमारे देश में जो है नियम कानून नहीं होते थे, और राजाओं के अपने अपने नियम थे, अपने अपने प्रथा थे, और उस प्रथा पर हमारी जो है व्यवस्थाएं चलती थी। लेकिन उसके बाद जब से ये लोग आए तब से बात अलग हो गई। तो आज हम उसी का शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग संविधान का निर्माण देखेंगे। जब देश आजाद हो गया तब हमको लगा कि भाई संविधान के बगैर तो देश चलाना पॉसिबल ही नहीं है। तब देश का निर्माण होने के साथ साथ उसके बाद हम कुछ संविधान की अवधारणा देखेंगे, संविधान की कुछ विशेषताएं देखेंगे। जैसे निम्न जातियों के साथ हो रहे अत्याचारों के लिए नियम बनाए गए, निम्न जातियों के खिलाफ अंबेडकर जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रस्तावना पढ़ेंगे कि प्रस्तावना संविधान जो है वो क्या, उसकी मूल विचार क्या है, किस बेसिक्स पर उसको बनाया गया है, वो पढ़ेंगे। संघ और इसका क्षेत्र पढ़ेंगे, क्योंकि हम भारत को जो है पॉलिटी के अंदर में एक स्टेट मान के चलते हैं। एक स्टेट जो है वो एक संघ मान के चलते हैं। तो भारत जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्टेट माना जाता है पॉलिटी के अंदर में जो है। नागरिकता पढ़ेंगे, हमारा सिटीजन क्या है भारत के जो है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मूल अधिकार पढ़ेंगे, और मूल अधिकार का मतलब हो गया फंडामेंटल राइट में मतलब हो गया कि एक आम आदमी के जीवन के ऊपर में संविधान ने क्या क्या संरक्षण दी हुई है, और क्या क्या जो है एक आम आदमी को, एक आम आदमी के प्रति जो है दायित्व है संविधान का। और हमें लगता है कि किसी को अगर एग्जाम नहीं भी देना है, किसी को अगर कोई लक्ष्य उसका एग्जाम नहीं भी है, फिर भी उसको ये बातें पढ़नी चाहिए ताकि उसको अपने अधिकार के बारे में पता हो सके कि वो जो है किस किस चीजों का अधिकार है, संविधान के द्वारा उसको क्या क्या चीज मिला है। बस इसमें एक छोटी सी बात यह है कि कहीं किसी चीज की, कहीं कही हुई बातें, किसी सुनी हुई बातों से जो है वो गुमराह ना हो। जो भी वो बात जाने एक अच्छी रिसोर्स से जाने, और अच्छी रिसोर्स से जानने का उसको फायदा होगा कि जब भी वो अपने दायित्व की और जब भी अपने कर्तव्य की बात करेगा उसके पास एक ओरिजिनल रिसोर्स रहेगा। जैसे हमारे समाज के एक दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिस पर मैं आपको बात करूंगा। और हालांकि इसमें इस कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक से तो बचना ही सबसे उचित होगा, लेकिन हमारे भारत में जो आज भी डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग हैं उनको बहुत सारे ऐसे नेताओं जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं उनको गलत इंफॉर्मेशन दे करके या अपने फायदे के लिए जो उनके अपने वोट बैंक या अपने कुछ व्यक्तित्व के व्यक्तिगत फायदे के लिए जो है पब्लिकली गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। और जो लोग अशिक्षित हैं या उतनी रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच पाते हैं उन लोगों को ब्रेन वॉश करके और अपने फायदों में प्रयोग कर लेते हैं। एक आध एग्जाम्पल भी है। मैं इन सब विवादित टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, बस एट द एंड हमारा ये मकसद है कि जब भी आप पढ़ें किसी ओरिजिनल रिसोर्स से पढ़ें, ताकि आपको जब भी अधिकार की बात आए तो आप एक सही संपूर्ण रूप से अपना पक्ष रख पाए। तो ये हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे देश में क्या रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हर व्यक्ति को अपने बात रखने की या बात कहने की स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी
निजी जीवन को जो है वो या अपने देश के जो जो अपने देश की निजता है उसको आप बगल वाले देश के इंफॉर्मेशन की तरह दे दें, फिर वो इलीगल हो जाएगा। तो जो हमारा अधिकार है वो अधिकार जानने के साथ साथ हमें अपना कर्तव्य भी जानना होगा कि हाँ भाई हमारा अधिकार तो स्वतंत्रता का है, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बारी आती है, जब देश की हित की बारी आती है, तो वहां पर हमारा कर्तव्य आता है। तो वो कर्तव्य को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद संविधान का संशोधन पढ़ेंगे। संविधान में जरूरत के अनुसार जो है वो संशोधन किए गए हैं, बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। कई बार जाति को लेकर के हुआ है, तो कई बार प्रताड़ना को लेकर के हुआ है, तो कई बार आरक्षण को लेकर के हुआ है, कई बार नियम बदलने की वजह से हुआ है, कई बार राज्यों के बंटवारे की वजह से हुए हैं, कई बार राज्यों पर लगे नियम को हटाने के लिए किया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर पर जो किया गया था 370 को हटाने के लिए, ईडब्ल्यूएस लगाने के लिए एक विशेष वर्ग को आरक्षण देने के लिए किया गया था। तो कई सारे ऐसे संशोधन हैं जो मूल रूप से हमें जानने हैं। और उसके बाद संविधान की मूल संरचना जो है, इन हम पूरे टॉपिक्स को कवर करने के बाद यहाँ पर हमारा जीएसटी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इन सब कमीशंस को भी हिट करेंगे, ताकि जब भी हम किसी एग्जाम में बैठे तो हमारा इन सब टॉपिक्स के बाद भी इसके अलावा भी कुछ पढ़ा हुआ रहे, ताकि हम लोग जब भी किसी एग्जाम में बैठे तो हमारा कम से कम उससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो हमारी पढ़े हुई चीजों का एक हिस्सा होना अनिवार्य है। तो मैं आशा करता हूं कि इन सब टॉपिकों के ऊपर जो है हम जिस प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं उसमें हमें साहस मिलेगी और हम इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। ये जिम्मेदारी अपने आप में बहुत बड़ी है और जो मैंने ली है, और जब मैंने जिम्मेदारी अपने मन से ली है, मैंने अपने मर्जी से लिया है, तो मैं इसको पूरा करूंगा। मैं आपके सामने ये आश्वासन देता हूं। जिसमें हमारा सबसे पहला जो है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको कुछ बैकग्राउंड्स की खबरें मिलेंगी। जैसे आज से 400 साल पहले की बात किया जाए तो 1608 ईस्वी में जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आती है और वो व्यापार करने आती है। और 1600 में जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा जो है इन्हें भारत में व्यापार करने को विस्तृत अधिकार जो है वो प्राप्त करती है। इस कंपनी को जो है पहली बार 1600 में अधिकार दिया गया था कि भारत में अब तुम व्यापार कर सकते हो। इस चैप्टर को हम लोग दो हिस्सा में बांट के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे 1858 के पहले की घटना और एक पढ़ेंगे 1858 के बाद की घटना। ऐसा क्यों? क्योंकि 1857 तक जब तक क्रांति नहीं हुआ था उसके पहले जो है कंपनी का शासक था भारत के ऊपर, और उसके बाद 1858 के बाद जो है कंप्लीटली क्राउन का शासन हो गया भारत के ऊपर। तो हमने दो हिस्सा में बांट दिया है और इसको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। कंपनी जो अभी तक जो है सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था, 1765 में जो है वो बंगाल और बिहार के उड़ीसा दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिया। जो कि एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ शासन करने आया था, व्यापार करने आया था, वो धीरे धीरे जो है वो शासन की तरफ बढ़ गया और पहले बंगाल करा, फिर बिहार करा, फिर उड़ीसा करा, फिर इस सब पर इनका जो है अधिकार प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास करते गया। इसके तहत जो है भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे इसने व्यापार करके और अपनी प्रक्रिया को बार बार रिपीट कर करके और धीरे धीरे जो है इसने एक भारत के ऊपर जो है अपना प्रभाव डाला। 1758 में जो है सिपाही विद्रोह के परिणाम ब्रिटिश जो है वो एकदम कंप्लीटली, जिसको ताज बोलते हैं, क्राउन में जो है भारत के शासन का उत्तराधिकारी प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। जब देखा गया कि क्राउन चला गया, यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई और इतना भयानक विद्रोह हुआ कि अब कंपनी से ये सब चल नहीं सकता है, तो भाई तुरंत अपने हाथों में ले लिए और क्राउन जो है उस वक्त से शासन करने लगा भारत के ऊपर में। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। 15 अगस्त 1947 में जो है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जो है वो जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे हम लोग आजाद हुए हमें भारत के संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम का होना जरूरी है ताकि किसी के साथ गलत ना हो और गलत के साथ इंसाफ दिलाया जा सके या उसको सजा दी जा सके, इसका एक नियम था। तो आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के लिए जो है उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान अस्तित्व में पहली बार आया। जब 26 जनवरी 1950 में जो है अस्तित्व में आया तो उसके बाद हमारे देश पर जो है एक नियम के साथ रेगुलेटिंग चलने लगा। यद्यपि संविधान और राजस्व की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी
और ब्रिटिश शासन में जो है कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्माण की गई। यहाँ के घटनाओं से सीखने के बाद, यहाँ के आंदोलनों से सीखने के बाद, यहाँ की जरूरतों के अनुसार इन सब नियमों का जो है सबका ध्यान रखा गया और संविधान को बनाया गया। और उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों लोगों ने जो है अपनी अपनी भूमिका दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए, नेहरू दिए, सबने अपनी अपनी भूमिका दी और उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या है। महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिस दिन देश आजाद हुआ था और उसके अगले दिन यानी 16 अगस्त को जो है एक ऐसी कम्युनिटी थी, वो व्यक्ति 16 अगस्त को भी एक भीड़ को संभालने में लगा था जहां पर जो है बहुत सारे लोग विद्रोह कर रहे थे। महात्मा गांधी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि आप भले ही किसी एक कारण को लेकर के उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनका पक्ष रखने के लिए बहुत सारे कारण हैं महात्मा गांधी की। यहाँ पर महात्मा गांधी ने देश के लिए कई कई बार जेल गया और एक बार गए जाने के बाद 2-2 साल की अवधि तक जो है वो जेल में रहे। वो एक देश के प्रति उनका बहुत बड़ा जो है वो प्रेम था। यहाँ पर जो है उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अत्यंत कालक्रम बद्ध रूप से जो है यहाँ दी गई है। तो यहाँ पर प्रॉपर आपको एकदम मिलेगा हर चीज डिटेल में। मैंने आपको बता ही दिया कि लक्ष्मीकांत को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मुगल बादशाह जो है आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई और विजय प्राप्त करने के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में दीवानी अधिकार दिए गए। पहले नहीं था। जब 1764 में जो है बक्सर युद्ध हुआ और किसके किसके बीच में हुआ था, तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दीन दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने हरा दिया और उसके बाद जो है 1775 में इलाहाबाद की संधि हुई और ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। उस इलाहाबाद की संधि में ये कहा गया कि अब वहां के राजस्व की वसूली जो कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे। ये पूरी कहानी मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाई थी। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो जाके पिछले क्लास को जाकर के देख लीजिएगा। जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है उसमें, ये पॉलिटी वाले में नहीं मिलेगा वो सब। कंपनी की शासन जो है वो कब से कब रही है, तो 73 से 58 तक रही है। और सम्राट का शासन जो रहा है वो कब तक रहा है, 58 से 47 तक रहा है। मतलब क्राउन की अगर बात करेंगे तो क्राउन इतना रहा है। यहाँ पर कंपनी का शासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से कौन कौन रहा है, 73 से 78 रहा है। और इनके बीच में जो है पहली बार हमारे बीच एक एक्ट आता है और इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या हो गया कि इसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। ये पहले नहीं था, ये जो शुरुआत में नहीं था। जब ये कंपनी में लगा कि भाई रेगुलेटिंग नहीं हो रहा है, रेगुलेट सही से नहीं हो रहा है। रेगुलेट क्यों नहीं हो रहा था, इसके पीछे का बैकग्राउंड में बताता हूँ। पुर्तगाली आए और पुर्तगाली के बाद जो है ब्रिटिश आए, यानी कि अरे वो डच वगैरह की बात छोड़ो, जो मुख्य रहा उसकी मैं बात करता हूँ। तो अंग्रेजी आए और अंग्रेजों ने यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया और अंग्रेजों ने व्यापार करना शुरू किया। और अंग्रेज में खासियत था कि भारत में जो भी आए वो यहाँ पर व्यापार करना शुरू करे और वहां जो है अंग्रेज अपने जहां रीजनल थे लंदन में लोग अमीर होने लगे। फिर लोगों ने सोचा कि इंडिया में ऐसा क्या है, वहां के लोग, कि जो यहां से भारत जा रहा है वहां अमीर हो जा रहा है। मतलब भारत से आने के बाद ये अमीर हो जा रहा है। तो कुछ लोग और आए, जो भारत आए वहां पर अमीर हो गए, और लोग भारत आए वहां पर अमीर हो गए। भाई क्राउन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार। मतलब वहां के लोगों को अमीर होते हुए देख करके लगा कि यार कुछ तो गलत हो रहा है। मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि जो भारत आ रहा है वो तुरंत अमीर हो जा रहा है। होता एक्चुअली में ये था कि ब्रिटिश जो कंपनी स्थापित की थी उस कंपनी के अलावा अंग्रेज व्यापार करते थे भारत में, निजी व्यापार। और निजी व्यापार करने के बाद जो पैसा बनता था वो अपने रखते थे और लोगों को बहला के, फुसला के, लालच दे के इनसे उपहार लेते थे। उपहार लेने के बाद उस उपहार को लेके जाते थे वहां लंदन में और वहां अमीर होते थे। फिर वहां के लोगों को लगा कि चलो भारत में जाते हैं, तो धीरे धीरे सब भारत आने के लिए इच्छा जताने लगे। उसके बाद मामला लगा कि अगर और ज्यादा बढ़ गया तो फिर ये विवाद हो जाएगा। इसलिए 1773 में जो है एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें कहा गया कि निजी व्यापारी करने का अधिकार अब अंग्रेजों के पास नहीं रहेगा। भारत में उपहार नहीं ले सकते हैं आप। पहली बार अगर करप्शन पर रोकने का प्रयास किया गया तो वो रेगुलेटिंग एक्ट था, क्योंकि उसके पहले भारत में बहुत ही ज्यादा करप्शन चलता था। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो है बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया।
और 4 प्रेसिडेंसी बनाई गई। मैं पूरी डिटेल कवर करता हूं आप। इस अधिनियम का जो है अत्यधिक महत्व, संवैधानिक महत्व था और अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रण की दिशा में जो है वो सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। पहला क्या था भाई, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो है वो मान्यता मिली थी। और एवं ये कट कैसे जाता है हमको समझ में नहीं आता, इसमें ऑप्शन है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में जो है वो केंद्रीय प्रशासन की जो है वो नींव रखी गई थी। क्या रखी गई थी भाई साहब, मैं दिखाता हूं आप। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो पहला गवर्नर जनरल थे उसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये सवाल कई बार आपने पढ़ा होगा। इसके साथ साथ जो इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसका उल्लेख जो है वो गवर्नर जनरल के पास होता था। नेक्स्ट हमारा देखिए, इसके द्वारा मद्रास बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मद्रास के भी और बंबई के भी दोनों के गवर्नर जो है इस गवर्नर जनरल के जो है वो अधीन हो गए और जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो है वो मद्रास के और बंबई के जो प्रेसिडेंट्स थे वो बंगाल गवर्नर जनरल के जो है वो अधीन में आ गए, लेकिन इसके पहले ऐसे कोई बात नहीं थी। इसके पहले अलग अलग लोग रहते थे। तो अगर वारेन हेस्टिंग्स के जो है ये सब अधीन हो गए और इस अधिनियम के अंतर्गत जो है वो कोलकाता में 1764 में, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, 1764 में जो है एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसे मुख्य न्यायाधीश और 3 अलग न्यायाधीश इसमें शामिल थे। इसके बाद पहली बार जो है इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से जो है कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया और इससे भारत के इलाके में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जो है वो जानकारी सरकार को देना आवश्यक कर दिया। इसी के तहत पहली बार जो है कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के लिए रोका गया और उसके उपहार और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहली बार जो है 1774 में क्या हुआ, तो 2 सवाल यहाँ पर याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पहली बार निजी व्यापार पर रोक लगाया गया और उपहार व रिश्वत लेने पर जो भी रोक लगाया गया। यानी कि ये पहला प्रयास था जहां पर करप्शन को रोकने का प्रयास किया गया था, क्योंकि इसके पहले करप्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था। इसके बाद 1881 का संशोधन अधिनियम आया। इस अधिनियम में क्या कहा गया, तो इस अधिनियम में जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ जो 1773 की जो है खामियों को ठीक करने के लिए था। इसके बाद पिट्स भी आया। हालांकि किसी टीचर का मैंने वीडियोज देखा है, सीधे 73 से सीधे शुरू करते हैं पिट्स इंडिया। 1781 जो है वो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773 की खरीज को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई बंदोबस्त कानून क्या है, तो 1781 का जो है वो संशोधन अधिनियम, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इस कानून के कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो कि जानना जरूरी है। पहला विशेषता क्या है भाई, इस कानून के गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल अभी बनाया गया है और पहली बार जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने हैं, तो वारेन हेस्टिंग्स बने हैं। यानी कि अगर गवर्नर जनरल तथा काउंसिलिंग को जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से जो है बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। काउंसिलिंग क्षेत्र से जो है इनको मुक्त किया गया और ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पदधारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाही के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय और क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यहाँ पर कुछ विशेषताएं करी गई थी, यहाँ पर कुछ बदलाव करे गए थे। तीसरा नंबर में कह रहा है कि इस कानून द्वारा जो है वो कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से के अंतर्गत कर दिया गया। यानी कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो सीधे कहाँ चले जाएंगे, कोलकाता का चले जाएंगे। निवासियों को जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया और इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले को तय करेगा। क्योंकि हमारे भारत में 2 धर्म उस वक्त बहुत प्रमुख थे, वो हिंदू और मुसलमान। तो उस तरह से कहा गया कि जो भी उनकी परंपराएं हैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है और अपना निर्णय देना है।
आगे की बात करोगे इस कानून में जो है राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े जो है मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार से जो है वो बाहर कर दिया गया। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के यह दायरे हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। और पांचवा इसमें रहा, इस कानून के गवर्नर जनरल यानी कि इन काउंसिलिंग को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलिंग प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ काउंसिलिंग के लिए जो है वो नियम विनियम बनाने के लिए जो है वो अधिकृत कर गया। तो टोटल इसमें 5 परिवर्तन किए गए थे। और अब हम देखेंगे 1784 के जो है वो पिट्स इंडिया कंपनी जो है वो रेगुलेटिंग को सुधारने के लिए किया गया था। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पिट्स इंडिया कंपनी एक्ट के बारे में। ये जो 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो आया उसके बारे में आपको बताते हैं। ये दावा करा जा रहा था कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसको ये सुधारने के लिए इसका प्रावधान शुरू किया गया, उसमें सुधार करने के लिए इसको जो है लाया गया। और यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए जो है ब्रिटिश संसद में एक संशोधन अधिनियम जो लाया गया वो 1781 में पारित किया गया। और 1781 में जो संशोधन पारित किया गया उसमें क्या कहा गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में अभी मैंने आपको ऊपर में बताया भी, यानी कि जो रिकॉर्डिंग मेरा तो आज दूसरा दिन है, वो तो शॉर्ट चेंज होने के बाद आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन मैंने अभी कुछ शॉर्ट वो पिछला वाला शॉर्ट में बताया था कि 1781 में जो लाया उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, यहाँ नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ और 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम जो है विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। अब पिट्स इंडिया की क्या क्या विशेषताएं थी इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। और इसमें पहला जो है, याद रखिएगा कि ये भी एक रेगुलेटिंग एक्ट ही है जो पुराने वाले रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के लिए आया है। और यहाँ पर इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया। जो राजनीतिक कार्य थे उसको अलग कर दिया गया और जो वाणिज्यिक कार्य थे वो अलग कर दिया गया। इसमें जो वाणिज्यिक कार्य था इसका मतलब था कि कंपनियों के अंदर जो भी सामान परचेज और सेल होगा उस पर नियंत्रण जो है वो अलग से रखा जाएगा, जिसे निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापार मामलों के अध्यक्ष की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए जो है नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। यहाँ पर पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो शुरुआत किया गया और इस प्रकार द्वैध शासन की प्रक्रिया जो है आरंभ हो गई। मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू जो है द्वैध शासन पहली बार शुरुआत हुई कि राजनीतिक कार्य अलग होंगे, वाणिज्यिक कार्य अलग होंगे, दोनों का अधिकार क्षेत्र अलग अलग होगा और जिसको जैसे जरूरत होगी वैसा नियम इसमें बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। उसके लिए तो बोर्ड पहले से बना ही था, लेकिन राजनीतिक कार्यों के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसके अंदर में बना और इस प्रकार जो है द्वैध शासन की व्यवस्था जो है वो आरंभ कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड को जो है यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का जो है वो अधीक्षण और नियंत्रण करे। ये बोर्ड और जो नियंत्रण बोर्ड था उसके पास ये शक्ति पहले से थी। इस प्रकार इस अधिनियम को जो है 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला था भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र का पहली बार ब्रिटिश अधिपक्ष का क्षेत्र कहा गया और दूसरा जो कारण था वो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण जो है वो प्रदान किया गया। तो इट्स जो पिट्स इंडिया कंपनी थी, माफ करिएगा इट्स निकल गया, कट कर देना। पिट्स इंडिया जो कंपनी का एक्ट था वो उसमें द्वैध शासन की प्रक्रिया जो है पहली बार शुरू गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पहली बार बनाया गया यहीं पर। तो हम आशा करते हैं कि आपको सब टॉपिक समझ में आ रहा होगा और अगर कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कभी अगर आपको लगे कि इसमें और कुछ पूछना है तो फिर डेफिनेटली आप कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट आप जरूर करिए, उसमें जो भी आपको लगता है वो अच्छा बुरा जो लगता है। उसके बाद 1786 का अधिनियम आया और 1786 में जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तों की मांग करी। पहला जो गवर्नर जनरल थे उसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो है वो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उस तरह से जो है भारत के पहले बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुए वो वारेन हेस्टिंग्स हुए थे और ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आपको किया गया था। अगला जो है हमारा 1786 में यहाँ पर जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो कौन हो गए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो उस वक्त के
लॉर्ड आप बोलिए, लॉर्ड हमें बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं करा है जिससे इन लोगों को लॉर्ड कहा जाए। तो यहाँ पर कॉर्नवालिस जो था वो अब तक का गवर्नर जनरल बन चुका था और इसने 2 शर्तें रखी और दोनों शर्तों कुछ इस प्रकार थी। जिसका पहला शर्त था उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिलिंग के निर्णय का अधिभावी करने का अथवा न मानने का अधिकार हो। मतलब वो चाहता था कि वो खुद डिसाइड करे कि वहां पर उस समय पर डिसीजन क्या लेना है। दूसरा था कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का जो है वो पद दिया जाए। और हालांकि इन शर्तों के ऊपर जो है बाद में क्या हुआ, तो उपयुक्त शर्तों को जो है 1786 के कानून के प्रावधानों के रूप में जो है वो जोड़ दिया गया। मतलब फाइनली जो 1786 कानून में इसको जोड़ दिया गया और उसके बाद जो है अब यहां से रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आएगा, अब यहां से चार्टर एक्ट आएगा। चार्टर एक्ट में जो था, तो चार्टर एक्ट में और जो रेगुलेटिंग एक्ट में एक अंतर था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कंपनियों के जो है वो रेगुलेशंस के लिए लगाए गए थे, कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए लगाए गए थे। लेकिन जो चार्टर अधिनियम आया उसमें हर बार हर 20 साल पे जो है कंपनियों के व्यापार करने के अधिकार को एक्सटेंड करना था और उससे संबंधित था। तो वहां से पहली बार जो है वो 1793 में चार्टर एक्ट आया जहां पर कंपनियों के व्यापार के अधिकारों को एक्सटेंड करने से रिलेटेबल चीजें आई। लेकिन उसके पहले जो रेगुलेटिंग था वो रेगुलेटिंग यानी कि रेगुलेट करना था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी और इसमें सबसे पहला जो आता है, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैंने अभी बताया 2 शर्त रखी थी और 1786 में जो है उसको ऐड कर दिया गया। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने को दी गई काउंसिलिंग के निर्माण के ऊपर अधिभावी शक्ति को जो है भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसी गवर्नरों तक जो है वो विस्तारित कर दिया गया। ये पहला इसका विशेषता था कि इसके वजह से जो है वो सारे के सारे वो प्रेसिडेंसियों में ये चीज फैल गई। और ये दूसरा नंबर यहाँ पर क्या मिला इसको, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंट की सरकारों से जो है ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दी। मतलब कि जो बंगाल का गवर्नर होता था वो सबसे ज्यादा जो है उसके पास अधिकार होते थे और वही सब कुछ कर सकता था। जो अंतिम रूप से डिसीजन लेना है, अगर तीनों चारों लोगों में जो है सबसे अधिक किसी का बात रखा जाएगा तो वो बंगाल के गवर्नर का रखा जाएगा। 3 नंबर में इसके क्या हुआ, तो यहां से इसने भारत पर जो है व्यापार के एकाधिकार को अपने 20 वर्षों की अवधि के लिए जो है वो बढ़ा दिया, 20 साल के लिए बढ़ा दिया। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 4 नंबर हुआ, इससे कमांडर इन चीफ के जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता जो है वो समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप से नियुक्त किया गया हो। अब ध्यान से समझना, ये टॉपिक चला, ये टॉपिक जो है ये लाइन जो है आप में बहुत कुछ छिपा रखा है। जैसे कि इसमें जो है कमांडर ऑफ चीफ के जो गवर्नर जनरल काउंसिलिंग होते थे वो पदेन होते थे। मतलब जो चीफ होगा वो गवर्नर जनरल काउंसिलिंग का हिस्सा होना अनिवार्य होता था। लेकिन यहां से इससे जो है जो 1793 में जो चार्टर एक्ट आया, इन दोनों को इंडिविजुअली कर दिया गया। मतलब अब जो है सीधे जो कमांडर चीफ का जो है वो चुनाव हो सकता था और वो ब्रिटेन के लोग ही कर सकते थे। यानी इनका चुनाव जो ब्रिटेन के लोग कर सकते थे और ये एक स्पेशल चुनाव होने लगा इनका। यानी कि इन दोनों के जो पदेन का यूज, यानी कि ये जो होगा वो ये हो जाएगा, ऐसा वाला बात था। ये पॉसिबिलिटी जो है यहां से खत्म हो गई और इसे विशेष रूप से नियुक्त करने की प्रावधान जो इसमें चालू कर दिया गया। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को जो है वो भारतीय राजस्व में से भुगतान किया जाएगा। तो ये 5 टॉपिक के अलावा जो है अब हमारा 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम आया और ये अधिनियम भाई साहब जो भारत में जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्या निभाई थी, तो इस अधिनियम में कुछ विशेषताएं इस प्रकार थी। इस कानून ने भारत में कंपनियों के व्यापार एकाधारी को समाप्त कर दिया, क्योंकि जैसे यहाँ पर जो है कंपनियों के जो व्यापार में जो एकाधिकारिक था, मतलब पूरा जो है वो उसको समाप्त कर दिया गया था और यानी भारतीय व्यापार को जो है सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। अब जो है यहां से जो है ब्रिटिश जो है, यानी कि ऐसा समझो कि 1858 के पहले जो है अंग्रेज अपना कब्र खोद रहे हैं और इतना लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जैसे ऐसा मान लो कि एक ढक्कन लो और उसके ऊपर जो एक डब्बा लो और उसके ऊपर ढक्कन को कसो। कितना कसोगे, एक समय के बाद वो बहुत टाइट हो जाएगा, लेकिन टाइट होने के बाद भी आप कसते रहो तो वो फ्री हो जाएगा। मतलब अब वो अंतिम हद तक जाने के बाद एक समय के बाद फ्री होगा और वो विद्रोह पर आ गया है। यही भारतीयों के साथ हुआ। भारतीयों को जो है बहुत ज्यादा ये लोग टाइट हमेशा परेशान किया। एक समय के बाद इन लोगों ने विद्रोह को झेला। इस कानून ने यानी कि जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारी को समाप्त कर दिया गया और भारतीय व्यापार को जो है वो सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया। तब भी इस कानून की
चाय और व्यापार तथा चीनी के साथ साथ जो है व्यापार में कंपनियों के एकाधिकार को, एक मिनट, बहाल रखा। और यहां से 2 नंबर में कह रहा है कि इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर जो है ब्रिटेन के राजा की प्रभुता प्रकट व स्थापित की। 3 नंबर में यहाँ पर है, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को जो भारत आकर लोगों की प्रतिबंध करने की जो है अनुमति प्रदान कर दी। और यहाँ से जो है भारत के लोगों को जो है वो धर्म के प्रति जो है वो काफी ज्यादा उन लोगों को, इन लोगों ने मोटिवेट करना शुरू कर दिया। इस कानून में जो इस कानून ने जो है भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था कर दी। और यहीं से जो है हमारे भारत की शिक्षा पद्धति को जो है बदलने का ये लोग अपना प्रयास कर दिया। 5 नंबर में इस कानून ने जो है भारत की अस्थाई सरकारों की व्यक्तियों पर जो है वो कर लगाने के लिए अधिकृत किया, और कर नहीं करने पर यानी भुगतान नहीं करने पर जो है दंड का भागीदारी बनाया। और उसके बाद आया 1833 का जो चार्टर अधिनियम, कि भारत के केंद्रीय की दिशा के जो ये अधिनियम निर्णायक कदम रहा। यानी भारत की जो है अब जो नियमों के अनुसार जो है वो सेंट्रलाइज किया जा रहा है, मतलब जो नियंत्रण होगा वो सेंटर से होगा, ऐसा केंद्रीय जो है वो केंद्रीकरण किया जा रहा है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और यहां से बंगाल के जो गवर्नर जनरल जो कि बने थे रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, वारेन हेस्टिंग्स जो है इनको खत्म कर दिया। बीच में कर्नवालिस आए और कर्नवालिस ने 2 शर्त रखा, दोनों शर्तों को मान दिया गया। और उसके बाद 1833 के अंदर जो है इसे बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों जो है निहित थी। और इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर जो है वो पूर्ण नियंत्रण था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो याद रखना है कि पहले अगर पूछा जाए कि बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वो बने थे विलियम बेंटिक। कर्नवालिस उसके बाद आया। उसके बाद ये आया कौन सा भाई साहब, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के थ्रू क्या किया, तो भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहली बार जो है वो भारत का अगर गवर्नर जनरल बनने वाला कोई व्यक्ति है तो विलियम बेंटिक है। तो विलियम बेंटिक जो है 1833 के अधिनियम के थ्रू जो है वो भी चार्टर अधिनियम के थ्रू जो है इसको बनाया गया था, विलियम बेंटिक। मैं आशा करता हूं कि ये जो इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन सभी के ऊपर जो है आपका फोकस जा रहा होगा। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नर को जो है वो विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। और भारत के गवर्नर जनरल को जो है पूरे ब्रिटिश भारत में जो है विधायिका के असीमित अधिकार प्राप्त कर दिए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बनाए गए कानून को जो है वो एक्ट और अधिनियम कहा गया। हालांकि इसके बारे में हमने चर्चा अभी आपको कर दिया है। और उसके बाद जो है हमारा अगला आया 4 नंबर। चौथा नंबर इसमें यह था कि चार्टर एक्ट 1833 में जो है वो सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत तो करी गई, लेकिन खुली प्रतियोगिता की शुरुआत करने के साथ साथ जो है यहाँ के संसद ने इसका विरोध कर दिया। तो ये प्रावधान तो किया गया कि भाई सिविल सेवाओं का जो है वो खुली प्रतियोगिता होगा, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। तो चार्टर 1833 में जो है सिविल सेवकों के चयन के लिए जो है वो खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू होने का प्रयास भी किया गया था। लेकिन भारतीय कंपनियों के जो है अधिकारी जो थे वो इनका जो है बहुत विरोध कर दिए। तो कार्यकाल और रोजगार के हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो है इसका विरोध कर दिया और ये जाकर के 1800 जो है वो 53 में ये पास हुआ था। यहाँ पर 1833 वाले में विरोध कर दिया गया था इसका। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसका विरोध कर दिए थे और ये कारण जो है ये प्रावधान लगा नहीं, ये प्रावधान जो यहीं पर समाप्त हो गया। इसके बाद अगला आया 1853 का जो है वो चार्टर अधिनियम। और 1793 से लेकर के 1853 के दौरान जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था, क्योंकि इसके बाद 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद जो है कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। और इसी में कहा गया था कि कभी भी शासन को समाप्त करा जा सकता है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लास, तो यहां पर प्रॉपर जो है इसके बारे में चर्चा हुआ था। क्योंकि आप आधा से अधिक संविधान का निर्माण या संविधान के निर्माण की जरूरत वो हुआ है वो मॉडर्न हिस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। और वो एक बार आप पढ़ लेने के बाद ये आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा, नहीं तो ये रटना पड़ेगा अदरवाइज। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसकी बात मैं करूंगा। तो यहाँ जो ये पहला यानी कि ये अंतिम अधिनियम था, इसके बाद जो है क्राउन चला गया था।
संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था और इस अधिनियम की जो है वो कुछ विशेषताएं इस प्रकार थी। इसमें पहला विशेषता था कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को जो है वो अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए, यानी कि आज जो आप देखते हैं कि हमारे 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये पहली बार विधान परिषद जो इसकी शुरुआत की गई थी वो यहीं से शुरू गई थी। यानी 1853 में जो विधान परिषद, जो निम्न सदन और उच्च सदन का आप चर्चा देखते हैं, वो उस वक्त जो है विधान परिषद की शुरुआत की गई थी, जो कि कानून बनाते थे। और लगभग यही नियम जो है वो ब्रिटेन के अंदर में भी है, यानी ब्रिटिश लोग भी जो है वो कानून बनाने के लिए अलग गठन किए हुए हैं और प्रशासन करने के लिए अलग। और पहली बार जो विधान परिषद की चर्चा हुई थी वो हमारा इसी जो है अधिनियम के थ्रू हुई थी। तो यहाँ पर जो है जनरल की परिषद की जो प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए लोगों का नियुक्ति हुआ था और 6 जो नए लोग जोड़े गए थे, इसको विधान पार्षद कहा गया। और आज जो विधान पार्षद जो 6 राज्यों में है वो इन्हीं का दिया हुआ है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो इसने गवर्नर जनरल के लिए जो है वो नई विधान परिषद गठन कर दिया, जिसका काम था कानून बनाना। प्रशासन करने वाले अलग और कानून बनाने वाले अलग हो गए, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। और विधान परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह में कार्य करना शुरू किया था। आज इसको उच्च सदन और निम्न सदन बोलते हैं, लेकिन जिस वक्त इसकी बनाई गई थी वो एक छोटे सदन के रूप में काम कर रहा था। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में जो है अपनाया गया था, क्योंकि अपनाई जाती है, आज भी अपनाई जाती है। लगभग यही नियम है वहां पर भी है। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार ने विशेष कार्य के रूप में जाना और जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रियाओं का शुरू किया गया था। अब वो मशीनरी और प्रक्रिया क्या थी इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। इसने सिविल सेवकों की जो भर्ती का चयन जो पिछले बार रोक दिया गया था, यहां पर शुरू कर दिया गया। तो 1853 में जो है वो पहली बार खुली प्रतियोगिता किया गया सिविल सेवाओं के लिए। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए जो है वो खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की जो है वो नियुक्ति की गई थी। तो पहली बार जो मैकाले समिति की नियुक्ति हुई थी वो 1853 के अंदर में हुई थी। इसने कंपनी के शासन को विस्तार कर दिया और भारतीय क्षेत्र को जो है वह इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। और लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का जो है निर्धारण नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जो है इसने कंपनी को जो है और विस्तार किया और ये पहली बार जो यहाँ पर अगर सिविल सेवा की शुरुआत की गई भारतीयों के लिए तो ये था। तीसरा नंबर में क्या है कि उस समय जो है वो कंपनी की सिविल सेवा 2 तरह से बटी हुई होती थी। एक बोलते थे प्रसंविदा बद्ध सिविल, यानी कि उच्च सिविल सेवा, जिसमें वो होते थे कौन, तो ब्रिटेन वाले होते थे। और एक होता था गैर प्रसंविदा बद्ध जो था, इसमें भारतीय होते थे। और पहली बार जब भारतीयों को शामिल किया गया तो एक नाम मात्र के थे। ये लोग जो है पहले उच्च और निम्न कर दिए, गैर और यानी कि प्रसंविदा कर दिए और गैर प्रसंविदा कर दिए, जिसकी वजह से जो है जो भारतीय लोग गए थे वो एक नाम मात्र के रह गए और पहली बार कंपनी के कानून द्वारा निर्मित हुई। जबकि दूसरी ये और यहीं पर स्पष्ट कर दिया गया था कि भाई संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय पर समाप्त किया जा सकता है। और 1858 जब 57 का विद्रोह हुआ उसके बाद जो अधिनियम आया वो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और क्राउन जो है वो शुरू हो गया। कंपनी का शासन समाप्त करने के पीछे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मतलब कारण है कि भाई कंपनी चला नहीं पा रहा था और कंपनी में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधियों का प्रारंभ किया, जिसमें जो है विधान परिषद के चुनाव में 4 लोग जाते थे। 4 लोगों का चुनाव होता था। बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की जो है अस्थायी प्रांतीय सरकार द्वारा जो है वो चुनाव किए जाते थे। तो ये रही हमारा 1853। और 1853 खत्म होने के बाद अब मैं अगली क्लास में 1858 शुरू करूंगा और वहां से पूरा का पूरा जो है वो यानी कि ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हैं कि भाई आखिर संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी, कौन सा अधिनियम कब आया, गवर्नर जनरल कब बना, एक सवाल का जवाब दो आप। पहली बार गवर्नर जनरल कौन बना था? पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को कब, किस अधिनियम और किस एक्ट के थ्रू जो है वो बनाया गया था? कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिन्होंने 2 शर्तें रखी थी और उसमें कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चीफ का हमें पद दीजिए और बाद में उसको माना भी गया था। तो ये सवालों के जवाब आप कमेंट में कर दीजिएगा, हमें लगेगा कि आपने हमारे पूरे वीडियो को देखा है। और हालांकि इस वीडियो को आपने यहां तक देखा, इसके लिए मैं आपका आभार हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।